लिटरली इंसान से मेरे को बोले शबीर भाई आप 4 से 6 हज़ार में जीत रहे। फिर हुआ ये कि हमारे लोग देखो देखो कौन आया, शेर आया बोलते और शेर को निकाल के यहाँ बकरा बना दिए। वहाँ जो सो हमारा शिकिस्त वो काट के खाई से नको करो, वो ताकत बताओ, मगर वोटों को लेके जाकर वोट के निशान को दबा के वो अपनी ताकत को बताया। ऐसी बड़ी सेक्रेटरीट बनाया उन्हें, ताजमहल बनाया, मगर उसके अंदर कदम ही नहीं रख सका। उन्हें गया, हम आके बैठ गए उसके ऊपर। तो अल्लाह का कितना बड़ा मार है, अल्लाह के घर को तोड़ता। अल्लाह बोला बेटा मेरे घर को बोल के ताजमहल बनाता, देख तेरे को ही पका देता हूँ, टांग ही तोड़ देता। देखी उसकी टांग भी टूट गई, अब लगड़ता हुआ फिर रहा हूँ। मोदी जी ने 2 दिन पहले यहाँ पर अल्लाह में आके कहे कि मोदी की जान में जान है तक मुसलमानों का रिजर्वेशन मैं छीन लूंगा और हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दूंगा। मैं बोले इतना कहीं कुछ इकरा रहे, हाथ लड़का के मर जाएगा। हाँ ऐसा है कुछ, मैंने कल पलटना में बोला मैं आप वजीर आजम में 140 करोड़ के वजीर आजम हैं, लेकिन ये क्या है कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। आपका बाप का जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है। उन्हें बोल रहे मैं 2 मजहबों के बीच में नफरत पैदा करते हैं। हम क्या बोल रहे 2 मजहबों के बीच में मोहब्बत पैदा करते बोल के हम बोल रहे। ये सोचिए दोनों पार्टियों का, दोनों कैंडिडेटों का क्या क्या रवैया है। अगर बेटा बोले तो बाप का नाम रोशन करता है, बेटा बोले क्या कर रहा, बाप का नाम रोशन कर रहा है। आप बोलो इन्हें बाप का नाम रोशन करे क्या? अरे जो बाप का नाम ही रोशन नहीं कर सके उन्हें अपने रोशन क्या करते साहब? तो आज कुछ बोले तो अरे बात ही निकल दो, बाप से बेटा अव्वल निकले, वो बात आना। बाप से बेटा अव्वल निकले बोल के आना, ये अव्वल क्या सब चवल निकले, यही है साहब। अरे बाप का नाम रोशन करो बोल रहा हूं मैं, बाप का नाम रोशन करो बोल के बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं, इसका बाप का नाम मैं रोशन करता हूं मैं, इसका बाप का नाम मैं रोशन करता हूं। जो टी श्रीनिवास साहब जहां पे करना चाहते थे वो तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं टी श्रीनिवास साहब का नाम रोशन करूंगा बोल के मैं बोलना चाहता हूं। हम सब फिर एक बार वोट देने जा रहे हैं। ये वोट ऐसा वोट है हिंदुस्तान की जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान की संविधान को बरकरार रखने के लिए हमारे उम्मीदवार आली जनाब जीवन रेड्डी साहब आपके दरमियान है। जीवन रेड्डी साहब के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो ज़्यादती हो जाती, लेकिन उन्होंने 45 साल से इस जमहूरियत में अवाम के साथ रहकर अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एमएलए रहो या एमएलए ना रहे, फिर भी उन्होंने हमेशा जगत्याल एरिया में जो डेवलपमेंट किए उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि कल जीवन रेड्डी साहब को आली जनाब शब्बीर अली साहब हम सब के दरमियान है। शब्बीर अली साहब के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो वो भी ज़्यादती हो जाती है। हिंदुस्तान में आज एक ऐसा मुसलमान लीडर बनके उन्होंने हम सबको 4% रिजर्वेशन दिलाए और आज तक भी वो 4% रिजर्वेशन अमल हो रहे हैं। वैसे ही हमारा नौजवान भाई एक ऐसे गांव में, जिसका गांव बेचिराग गांव में पैदा होकर कांग्रेस पार्टी की जो सेवा कर रहा है, हमारे महेश कुमार गौड़ साहब एमएलसी साहब हम सबके दरमियान है। वैसे ही केशव वेणु एक बच्चा 14 साल से कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालते हुए इस निजामाबाद शहर में कांग्रेस पार्टी को एकजुटता के साथ आगे लेके चलने की जो कोशिश कर रहा, इन सब के दरमियान कई लोग मंच पर है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कई कारपोरेटर्स है, कुद्दूस भाई, बबलू भाई, ऐसे लोग आज टीआरएस को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में फिर इसलिए शिरकत किए कि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है। ये जमात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेके चलने वाली जमात है और ये जमात से कल हिंदुस्तान की आज़ादी होने के बाद आज कल होने वाले इलेक्शंस में हम लोग हमारे
राहुल गांधी जी को उनकी नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए रेवंत रेड्डी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश में निजामाबाद में लोकसभा के इलेक्शन में जीवन रेड्डी साहब को हम सबकी जिम्मेदारी है जिताने की। और मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आप लोग एक मर्तबा मेरे से आज हाथ उठाकर कांग्रेस पार्टी, मेरे काफी जीवनना काफी लोग खवातीन हैं यहाँ पर बैठे हुए, शबीर भाई के इलेक्शंस में भी हम सब मिलकर काम करें यहाँ पर, मगर हमारी बदकिस्मती निजामाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, लेकिन हमें उम्मीद है आज चीफ मिनिस्टर साहब उनको एक ऐसा होदा देकर और महेश साहब को एमएलसी बनाकर, मुझे उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाकर निजामाबाद की तरक्की में जीवन रेड्डी साहब को लेके चलने के लिए यहाँ पर हम सब आपके पास आकर आपसे ये दुआ मांगते हैं, आपसे हाथ जोड़ो बोल के मांगते हैं, हाथ के निशान को ओढ़ दो बोलकर मांगते हैं। लिहाजा कल तक 2023 के इलेक्शंस में अपनी सोच कैसी थी, आज 2024 में कई लोग कांग्रेस में आके शिरकत कर कल आने वाले इलेक्शंस में जीवन अन्ना को जिताने की हम सब कोशिश जो कर रहे हैं, वो कोशिश में आप सब हमारे साथ है तो एक मर्तबा हाथ उठा के कांग्रेस पार्टी, मेरे बहनों से गुजारिश करता हूं आप लोग भी कांग्रेस पार्टी, हाथ के निशान को मैं जनाब करीमुद्दीन कमाल साहब का भी शुक्रिया, हमेशा उन्होंने ऐसे मौके पर कांग्रेस का साथ देते हैं। आज कांग्रेस को जिताने के लिए करीम भाई भी यहाँ पर आने का मैं भी शुक्रिया अदा करते हुए जो भी लोग इस वक्त कांग्रेस में शिरकत किए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। सलाम। मंच पे बैठे सो सीनियर कांग्रेस लीडर्स, आगे भाइयों बहनों माओ सबको सलाम। आज पार्लियामेंट इलेक्शन के दरमियान आपके नहीं आए, बहुत सारे हमारे बहनें माँ सामने बैठे, बहुत सारे एजुकेटेड भी हैं। आज की देश की हालात को नज़र में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत ज़रूरी है। 2014 में मोदी सरकार बनी केंद्र में और स्टेट में सरकार बनी केसीआर का। केसीआर हमेशा मोदी के साथ तालमेल में रहते थे, अंदरूनी तालमेल में रह के सब चीज़ों में मोदी का साकार किया। आज देश की हालात ऐसी बन गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रिजर्वेशंस को निकालने का षड्यंत्र चल रहा है। आरएसएस वीएचपी का अंदरूनी एजेंडा है। मोदी अगर तीसरी बार जीतते हैं तो आज अपन आरएसओ एससी एसटी डीसी माइनॉरिटी का जो 4% रिजर्वेशन शबीर साहब मंत्री है जब राय सेक्रेटरी की गलवान से हुआ तो वो 4% रिजर्वेशन को भी निकालते हुए बार बार बयान दे रहे हैं। इस देश में हमेशा बोलते रहता हूँ, जितना हिंदू भाइयों का हक है उतना ही मुस्लिम भाइयों का बहनों का हक है, और जितना हिंदू भाइयों का उतना सिख का ईसाई का बहन। देश सबका है। इस देश में सब मत रिलीजन सबका एक ही वोट है, और यहाँ का आज की हालात बहुत नाजुक बन के हैं। तीसरी बार अगर मोदी की सरकार बीजेपी की सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में बहुत मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा। ऐसी हालत में ओरस इलेक्शन में राहुल गांधी जो इंदिरा गांधी जी का पोता है, प्रियंका गांधी, दोनों में जनता में शामिल होते हुए बोले कि देश को बचाने की एक कार्यक्रम के हिसाब से आगे जा रहे हैं। इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक, देश की फ्रीडम मूवमेंट से लेकर आज तक हमेशा गरीब जनता के साथ देते आए, गरीब जनता के साथ रहते हैं। आज भी वही स्लोगन से हम आगे जा रहे हैं। सोनिया जी को 6 गारंटी दी गई है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार स्टेट में 6 गारंटियों का लागू कर रहे हैं। यहाँ बैठे से हमारे बहुत सारे बहना माँ लोग फ्री बस का इस्तेमाल करे होंगे, आगे भी कर सकते हैं। 500 में सिलेंडर मिल रहा है, 200 यूनिट के अंदर अगर आप करंट इस्तेमाल करते तो मुफ्त में आपको मिल रहा है। तो ऐसे जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है वो कांग्रेस की सरकार में ही मुमकिन है। हम देखें 10 साल की टीआरएस सरकार डबल बेडरूम के नाम पे 10 साल सरकार चलाए, सारे निजामाबाद एक घर में भी डबल बेडरूम मिली नहीं। ये झूठे वायदे
अनवांटेड वायदे करके आगे चले। आज आपके सामने जीवन रेड्डी जी बैठे हैं, हमारे सबसे सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी में, 6 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी एमएलसी है हमारे साथ, हमारा सीनियर है। तो राजनीति में एक आदमी का कैरेक्टर बनता है। 45 इयर्स का पॉलिटिकल कैरियर में एक डिब्बा भी जीवन रेड्डी के खाते में हुआ नहीं। ये बहुत अहम चीज़ है। राजनीति में आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, एक कारपोरेटर बनता है, 5 साल में महिला बना लेते हैं, एमएलए बनते हैं, 5 साल में बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन 45 साल की राजनीति में आज भी जिरायत करते हैं, वकालत करते हैं और महीने में 28 दिन जगत्याल में रहते हैं एमएलए के नाते। अगर आप एमपी बनते हैं तो महीने में 15 दिन आपके पास निजामाबाद में रहेंगे, आपके दरमियान, आपकी सेवा में। हमेशा पब्लिक की चिंता करने वाले आदमी यहाँ बैठे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनका कैरेक्टर, उनका 5 साल की राजनीतिक जीवन, उनके टेम्परमेंट, उनके बिहेवियर सब कुछ देख चुके हैं। तो जीवन रेड्डी के मुकाबले में आज कोई कैंडिडेट नहीं है। जीवन रेड्डी ऐसे शख्सियत को पार्लियामेंट में भेजाना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान भाई बहनें, जिस दिन इलेक्शन है 30 के दिन, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका वोट हमारा ही है और गारंटी है, हमारी उम्मीद है। लेकिन आप कृपया, समर सीजन है, सुबह ही घर से निकल के पहले वोट करना जरूरी है। और वोट का महत्व आप लोगों को मैं से ज़्यादा पता है। वोट अगर अपन सही तरीके में से सही टाइम में अगर नहीं निकल के वोट करते हैं तो अनवांटेड लोग जीतने का मौका रहता है। एक एक वोट कीमती होती है। तो 13 मई के दिन जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आपके वोट इस्तेमाल करने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों का एक एक वोट हमारे लिए कीमती है और कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी है। ये कम्युनिटी जो हम अपनाए सो है, इंदिरा जी से लेकर आज राहुल गांधी तक, तेलंगाना सरकार में भी मुसलमान भाइयों को बहुत सारे वो सब दे चुके हैं, रेवंत रेड्डी सब आगे भी देंगे। मैं फिलहाल और एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 13 मई को याद रखिए, कोई काम नहीं है उस दिन, सिर्फ वोटिंग का। सुबह सुबह निकलिए, वोट करिए, जीवन रेड्डी साहब को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिताइए। थैंक यू, धन्यवाद। इस पार्टी आपके निशान को राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, सोनिया गांधी, हमारे उम्मीदवार जीवन रेड्डी। तो मेरे भाइयों और बहनों, जोश में तो है, जीते जीते हार गया, कैसा बोलेंगे? इंटेलिजेंस वाले से मेरे को बोले शबीर भाई आप 4 से 6 हज़ार में जीत रहे। फिर हुआ ये कि हमारे लोग देखो देखो कौन आया, शेर आया बोलते, और शेर को निकाल के यहाँ बकरा बना दिए। वहाँ जो सो हमारा शिकिस्त वो काट के खाई से नको करो, वो ताकत बताओ, मगर वोटों पर लेके जाकर वोट के निशान को दबा के वो अपनी ताकत में बताया। जज्बात से, नारों से नुकसान हो गया, अभी नुकसान नहीं चाहिए, अब मसलियत चाहिए। तो भाइयों बहनों, आप 2 इलेक्शन बहुत देखे। देश आज़ाद 47 में हुआ, 1952 से हम इलेक्शन देख रहे हैं। 1952 के पार्लियामेंट आते रहते, कई वक्त आप वोट भी डाल चुके हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये बड़ा अजीब इलेक्शन है। ये इलेक्शन नहीं है बल्कि डायरेक्ट दस्तूर से टकराव और जंग वाला इलेक्शन है। मोदी जी चाहते हैं, बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि 400 सीट हमको दे दो, हम ये मौजूदा दस्तूर जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ हमारा दस्तूर जो है, उसको हम खत्म करते हैं और नया दस्तूर लाएंगे, और जो सेकुलरिज्म हमारा कायदा कानून, उसको हम खत्म कर देंगे। तो जो दस्तूर खत्म करना है, तो मुल्क पे हमला हो रहा है, दस्तूर पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, सेकुलरिज्म पे हमला हो रहा है। ये हमला वाला इलेक्शन है। इस हमले को रोकना है तो पुराना दौर नहीं है, जंग लड़ने, तलवार लड़ने, बंदूक का नहीं है। अब उस जंग को लड़ना है, जीतना है, तो वोट की ताकत बताना है। आज वोट आपका अहम कीमत है यहाँ आपके पास। ये हाथ को लेके जाइए और अपने हाथ से कांग्रेस का बटन दबाकर, अब सेकुलर जमात दूसरी नहीं है। पहले थी बीआरएस पार्टी,
हमारे भाइयों ने कुछ नहीं समझा, हवा का रुख नहीं समझा, कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग कुछ और वजह से चले भी गए, उसमें जाकर बीआरएस को जीता है। मैं एक वाक़या सुना तो बीआरएस का, वो लोग इतने मगरूर हो गए थे केसीआर की फैमिली, कविता जी, कि वो लोग कोई ऐसा धंधा नहीं छोड़े, यहाँ तक कि उनकी बेटी हमारे नौजवान नस्ल को, नौजवान बच्चों को शराब पिलाकर खत्म करने की साजिश करी थी। तो उसका सजा देख लिए, आज वो कहाँ है? दिल्ली की जेल में है। तो इसी तरीके से हमने केसीआर साहब को कहा कि मगरूर, ये गुरूर काम नहीं आता। केसीआर तेलंगाना के लिए जीवन रेड्डी है, शबीर है, महेश गौड़ है, यहाँ सब बैठे हुए हमारे पूरे कॉर्पोरेटर सब लोग हैं। हम यहाँ इनको, ताहिर भाई है, ये बाइक जिताने के हम सब लोग मेहनत करके तेलंगाना लाए। और तेलंगाना सोनिया गांधी थी। सेक्रेटरिएट की मस्जिद में, सेक्रेटरिएट के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद, जब पुरानी मस्जिद थी, तो मेरे दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी सीएम रहे, जब बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाए और वहाँ एक टेम्पल भी थी, वो एक टेम्पल भी थी। तो मस्जिद को के सामने सलाम करते हुए सीएम के घर पे जाना पड़ता था, लेकिन कोई उज़र नहीं है, किसी की मुखालिफत नहीं थी। रात चीफ मिनिस्टर ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। मैंने जब उस पर एहतजाज करा, मैंने बोला केसीआर, अल्लाह का मार बेआवाज होता है, उसकी लाठी का मार तुम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान के अंदर वाक़या भी है कि शद्दाद ने दुनिया में बहुत बड़ी जन्नत बनाया और दावा करा कि मैं भी जन्नत बताता हूँ दुनिया में, वो आसमानों पे है, मैं दुनिया में बताऊंगा, और जन्नत बनाया। लेकिन जन्नत बनाने के बाद जब इनाग्रेशन को गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि फरिश्ते से कि मौत के फरिश्ते को जाओ, उसको हलाक कर दो, और अल्लाह ने उसे हलाक कर दिया। वो एक कदम भी नहीं डाल सका। उसके बाद उस जन्नत को निस्त नाबूद कर दिया गया। उसी तरीके से ऐसी बड़ी सेक्रेटरिएट बनाया, उन्हें ताजमहल बनाया, मगर उसके अंदर कदम ही नहीं रख सका। उन्हें गया, हम आके बैठ गए उसके ऊपर। तो अल्लाह का कितना बड़ा मार है। अल्लाह के घर को तोड़ता, अल्लाह बोला बेटा मेरे घर को बोल के ताजमहल बनाता, देख तेरे को ही पका देता हूँ, टांग ही तोड़ देता तेरी। उसकी टांग भी टूट गई, अब लगड़ता फिर रहा हूँ। अब खत्म हो गया जमाना। हमारे बहुत सारे लोग गलतफहमी में थे, बीआरएस में थे, अब सब कांग्रेस में आ गए। तो मैं आपसे अर्ज करने के लिए आया, ये इलेक्शन में वोट की अहमियत बहुत है। आज सारा इलेक्शन घूम रहा मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर, सारा इलेक्शन घूम रहा कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी, शब्बीर अली, हमने दिया हुआ इलेक्शन पे पूरी हिंदुस्तान की सियासत घूम रही है। मोदी जी ने 2 दिन पहले यहाँ पर अल्लाह में आके कहे कि मोदी की जान में जान है तक मुसलमानों का रिजर्वेशन मैं छीन लूंगा और हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दूंगा। मैं बोले इतना कहीं कुछ इखरा रहे, हाथ लड़का के मर जाएगा। ऐसा कुछ मैंने कल कोरटला में बोला ऐसा कहीं कुछ चीख रहे साहब, आप वजीर आजम में 140 करोड़ के वजीर आजम हैं, लेकिन ये क्या है कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। आपका बाप का जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है। अभी महेश गौड़ ने कहा ये मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए हम सब लोगों ने हमारा खून दिया, हमारे उलमाए किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए तख्ते ताऊस पर चढ़ गए, जेलों में गए। और हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की अगर तारीख सुनेंगे, अपनी ज़िंदगी की तारीख अगर उम्र निकाले तो 1/3 ऑफ एज उन्होंने जेल में गुजारी आज़ादी के लिए। अरे ये वो कौम है कि हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने जाने दिए, अपने उलमा के कुर्बान करे, और कई लोगों की हमने कुर्बानी दी। लेकिन आखिरों इनकी पार्टी, इनकी जमात, आरएसएस या हिंदू महासभा, ये नाखून भी शहीद नहीं। मुल्क के आन और बान और शान के लिए, हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए तुमने नाखून भी नहीं दिया, लेकिन आज हमसे सवाल करते हैं कि तो ये कह रहे कि हम ये पूछ रहे कि मोदी जी 10 साल में आप क्या करें, कितने नौकरियां दी? नहीं, नौकरी का जवाब नहीं देकर बोले हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई तुम ज़राअत कितना बढ़ा दी? हिंदू मुस्लिम। कितने फैक्ट्रियां दी? हिंदू मुस्लिम। चाइना अंदर घुस के मार रहा ना, हिंदू मुस्लिम। अरे हर चीज को एक ही जवाब है उनके पास, घंटा बजा रहे हिंदू मुस्लिम। अरे मुल्क के वजीर आजम है, 10 साल में थे। अरे और वही भी बोल रहा हूँ मैं, अरे मोदी जी मैंने आपको किताबें भी भेजा जो असेंबली में हम दिए, कहीं मुसलमान का जिक्र नहीं है।
हम बोले कि समाजी तौर पर पिछड़े तबकात के लोगों को ही हमने रिजर्वेशन दिया, जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को ही रिजर्वेशन दिया। ये बात कहते हैं कि मुसलमान को दिए। अरे हमने मुसलमानों को मजहब के नाम पे नहीं दिया, उनके पिछड़ेपन पे दिया। अगर मुसलमान को देते तो सैयद को भी होता था, पठान को भी होता था, अरब को भी होता था, यहाँ ईरानी भी होते थे, यहाँ पे शिया को नहीं है, कई लोगों को इसका रिजर्वेशन नहीं है। हमने पिछड़े लोगों को दिया, लेकिन एक ही रट लगाए तो रट ऐसा हो गई मुल्क के अंदर। अभी जैसे महेश गौड़ ने कहा, सारा मुल्क पूरी सियासत घुमरी सियासत, तो उन्होंने मुसलमानों को सामने से रखते हुए SC ST BC का रिजर्वेशन छीनना चाह रहे हैं। अब आपके हाथ में है ये संविधान को, ये दस्तूर को बचाना, और सबकी जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है। और शेख मौलाना ने कहा, कुछ देर के लिए समझ जाओ कि वोट डालना हमारा फर्ज है। हमारे 5 फर्ज कैसे हैं नमाज के, इसी तरह इसको भी समझ जाओ कि वोट के दिन, एक दिन के लिए ये भी हमारे फर्जों में से एक है। समझकर जाइए सुबह उठकर और अपना वोट का इस्तेमाल कर कर सेकुलर पार्टी को जिताकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर कर दस्तूर को बचाइए, मुल्क को बचाइए, कानून को बचाइए, सेकुलरिज्म को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। जब जाकर हम सौंप रहेंगे। आज यहाँ खड़े रहे कि मैं मोदी जी को बोल सक रहा हूँ, बोल तो ये आजादी कौन दी? दस्तूर दिया मुझे, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दिया है। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन से रह कर मैं बात कर सक रहा हूँ। अगर मेरा हुकूक दस्तूर खींच लिया, क्या मेरी आवाज आप सुन सकेंगे? मुझे जेलों में डाल दिया जाएगा, हम सबके अजानों की आवाज आपको बंद कर दिया जाएगा, हमारी जमातों के तबलीग की जमात के काम को रोक दिया जाएगा। हम किधर हैं? क्योंकि मुल्क चलता है कानून से, दस्तूर से। ये दस्तूर हमको इजाजत दिया कि अपने मजहब के औलाद है, आपके मजहब से चलो। मुल्क कानून अलग चलेगा, लेकिन आपका जो शरीयत है, शरीयत मोहम्मदी आपका है। क्रिश्चियन, सिख हर अपने अपने मजहब पे अपना जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, जो अज़ान देना है दो, जो काम करना है करो। लेकिन जब दस्तूर नहीं रहेगा तो फिर आपको आप दस्तूर में इजाजत नहीं देगी तो क्या होगा? मोदी जी देख रहे हैं कि आप दिल्ली के अंदर नमाज को रोड पे पढ़ाओ, जुम्मा की नमाज अंदर डाल दो। मॉब लिंचिंग हो रही है, मासूम बच्चों को कुछ छोटे छोटे उसके ऊपर गलती से भी कोई हुआ उसको कत्ल कर दिया जा रहा है। क्रिश्चियनों के लिए आपने देखा कि किस 300 के करीब चर्चों को जला कर राख कर दिया गया, और खवातीन को बरहना करके वहां पर हमारे मणिपुर के अंदर खवातीन को करके पूरी दुनिया बता के शेम शेम शेम, शर्म करो मोदी जी। मगर मोदी जी कभी माफी तक नहीं मांगे। वो ये नहीं कि जुल्म हम पे ही हो रहा है, जुल्म क्रिश्चियनों पे भी हो रहा है, जुल्म सिख भाइयों पे भी हो रहा है, तो जो ये अक़लियतों पे हो रहा है, तो आदिवासियों पे भी हो रहा है, ट्राइबल पे भी हो रहा है। तो अब हमको उठना है, मगर मसलियत के साथ। आपको मशहूर बात जब जानते हैं कि जब फतेह मक्के से पहले उम्र को एक साल पहले अल्लाह के रसूल जब गए थे तो कीकर के झाड़ के पास जो माहिदा हुआ और सुलह हुदैबिया है, वो माहिदा दबके था, लेकिन अल्लाह की शान और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि बगैर जंग करेंगे, बगैर खून खराबे के नेक्स्ट ईयर फतेह मक्का होने वाला था। फतेह मक्का हो गया, और हम देखें तो इस तरीके से हमको भी वोट हमारा खामोशी के साथ जाकर डालिए। अगर वो गुंडू आता है तो आने दो, मगर उसको गुंडू आते ही हम बंदरों के साथ चीखना नहीं। गुंडू को बोलो अन्ना नमस्ते, जाओ अंदर, जाके वापिस आओ। हम क्या करेंगे? गुंडू जाके जाएंगे आएंगा। मैं भी बूथ में जाते वोटा बदल जाते, क्या नहीं बदलते? वो क्या होगा? व्हाट्सअप ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का, 1 सेकंड में मुसलमान हमला करने को आगे मेरे पास, मुस्लिम नौजवान मेरे पे हमला कर दिए, बोलते वो पूरे बूथा में गिर 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 घूम के हम जीरो हो जाते हैं, उन्हें हीरो हो जाते। वो गुंडू को हीरो नहीं बने देना है, नहीं बनने देना है। तो बूथों पे उन्हें आ रहा तो उन्हें कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट है, जान दो, देख लें दो, निकल जाने दो। हम शोर शराबा करने से वो गुंडू को ताकत मिलती है, और ये झूठा जो व्हाट्सअप इनका यूनिवर्सिटी है, फेक यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की, वो उसका फायदा उठाते हैं। तो आपसे यही है कि आज हालात बहुत खराब है।
इन हालात के अंदर हम देखना। अब रहा कांग्रेस की हुकूमत, आपकी मैं नहीं जी कांग्रेस की बनी है, 5 साल के लिए बनी है। अब हमारा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने, मैं हारने के बाद भी बोले शब्बीर भाई आप रहते मैं दोनों रहते, मैं सीएम और डिप्टी सीएम, लेकिन अफसोस कि आप हारना, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको SC ST BC माइनॉरिटी 4 महकमे देकर उनका गवर्नमेंट का एडवाइजर बना के भेजा। अब मेरा महल जी का और MP बनने के बाद ताहिर भाई का, हम सबका ये काम है यहाँ पर कि आप बेघर उसमें घरे नहीं है। बाबा साहब की पहाड़ी से लेकर ये धर्मपुरी से लेकर मदीना ईदगाह से लेकर मैंने आंखों से देखा। मुझसे ज्यादा हमारी अहलिया बहुत अफसोस करती, जब भी पूछो तो मुझे याद दिलाती कि कुछ करे वहाँ के गरीब मुसलमानों के लिए कुछ सोचे, क्योंकि कामारेड्डी में तो सबको घर की छतें हैं, मगर आपका छत भी नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह वादादार हूँ, ये इलेक्शन के बाद रेवंत रेड्डी साहब से स्पेशल कोठा लाकर बेघर लोगों को 5-5 लाख रुपए देके हम मकाने बनाएंगे। उसके साथ राशन कार्ड नहीं है। आपके हर घर के पास हमारे कांग्रेस के कारकुन, हमारे कांग्रेस के कारपोरेटर्स, हमारे कांग्रेस के मेंबर्स आपके मकान में आएंगे, कैमरामैन को लेके आएंगे, वहीं पे राशन कार्ड बनाकर आपको राशन कार्ड देंगे, उसमें तमाम लोगों के नाम होंगे। आज आधे लोगों को राशन कार्ड नहीं, हाथ उठाओ हमारा राशन कार्ड नहीं है सवालों को, देखिए इतने लोगों को राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड बनाएंगे। और राशन कार्ड में केसीआर के साथ खाली चावल नहीं देंगे। हम जब हुकूमत में थे 9 चीजें भी दिए, चावल, शक्कर, गैस का तेल और मिर्ची, नमक, 3 किस्म के दालें, सब 185 रुपए में दिया। आज खाली चावल तो ये खरीदने जाएंगे मीठा तेल, आज 100-200 रुपए में 1 किलो है। महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपसे वादा कर रही है, ये गरीबों की इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को मानने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी है। तो हम आपको राशन कार्ड भी देंगे, वजीफे है बहुत सारे। मुझे आते आते एक हमारी माँ की उम्र के कहें बेटा मेरा वजीफा कैसा, अम्मा बेफिक्र रहो कांग्रेस की हुकूमत आई है, हम जरूर आपको नया पेंशन भी 4000 का देंगे और पुराने पेंशन 2000 है उसको भी 4000 का देंगे। ये इलेक्शन से नहीं, हमारी सरकार और 4.5 साल तक आपकी दुआओं से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है। तो घरे नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आप लोगों का पेंशन्स नहीं है, बच्चे बहुत बेरोजगार हैं, चबूतरों पे बैठ के अपना हुनर जो करने का, उम्र में काम करने का, चबूतरों में रातों में जग के खराब हो रहे। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, आओ बाहर आओ, तो सब नौकरियां अगर सरकारी नहीं मिलेंगे तो कम से कम माइनॉरिटी से, कारपोरेशन से हम लोग सब मिलकर आप लोगों को मिनी सुपर बाजार लगाओ या फिर कोई अच्छा से शॉप्स लगाओ जो रोजगार से लग जाओ। उसके लिए कांग्रेस पार्टी आपको बेरोजगार हम नहीं छोड़ते। जिस तरीके से मैंने 4% रिजर्वेशन लाके आज घर घर में इंजीनियर, डॉक्टर्स, MBA हैं, आज कोई भी दवाखाने में जाके देखो 20 से 30% बोर्ड पे डॉक्टरों के नाम आते, पर एक नाम नहीं रहता था। हमारी रिजर्वेशन से पहले नहीं था। आज मैं वादा कर रहा हूँ कि हमें इंशाल्लाह आप लोगों के नौजवान बच्चों को भी रोजगार से कांग्रेस लगाएगी। ये रेवंत रेड्डी साहब का, कांग्रेस का वादा है कि हमारा जीवन रेड्डी साहब का, महेश का, ताहिर भाई का, हमारे नजीर साहब का, हमारे पुराने खुद्दूस कारपोरेटर साहब का, फहीम साहब का, हमारे केशव वेणु जी का, हमारा रत्नाकर का, जावेद अकरम का, बबलू साहब का, और हमारे नईम शहरान का, जिया का, नजीब भाई का और अबूद का। वही बहुत पीछे बहुत लोग आए, लंबे है, लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं दूसरे एक्स कार पर आपके तकलीफ में हम हिस्सा लेंगे और आपको मकानात की गारंटी दे रहा हूँ, राशन कार्ड बना के देंगे, वजीफा। आज मैं जीवन रेड्डी आपके सामने आया हूँ। मैं आज की जलसे की मेहमान खुशीशी जनाब आली जनाब शब्बीर साहब और ऐसी यहाँ के मकामी लीडर नेता MLC महेश गौड़ साहब और निजामाबाद बल्दिया की सदर कांग्रेस पार्टी केशव वेणु साहब, जनाब ताहिर बिन हमदानी उर्दू अकेडमी चेयरमैन साहब, जावेद अख्तर साहब, यहाँ की
कॉर्पोरेटर्स खुद्दूस और बबलू और दिगर मेहमान और खासकर इस जलसे में शिरकत बुजुर्गों, नौजवान साथिया, हमारा कवाजी बहना, सबको सलाम अर्ज करते हुए मैं मेरे बारे में तो शायद जान चुके, मैं जीवन रेड्डी 6 बार एमएलए जीत चुका हूं। मैं सियासत जिंदगी में गए तो 40 साल से खिदमत करते हुए आए। मैं आपकी एमएलए चुनाव जनाब शब्बीर साहब जैसे आप चाहते हुए भी उसको अपन जीत के हदम तक नहीं ले जा सके। मुझे भी ऐसी हुआ, चाहते हुए भी जीत के खत्म तक नहीं ले जा सके, बीच में थोड़ा रुकावट आई। उस वजह से अब ये मौका मिला मुझे ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ने की, खासकर शब्बीर साहब, महेश गौड़ और केशव बिन, ताहिर बिन हमदानी, ये निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के से ऐसे सीनियर कायदे जीवन रेड्डी जैसा लीडर को मौका दिए तो बेहतर रहते बोल के जो मुझे मौका दिया गया है, मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को और जनाब हमारा सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। ये चुनाव एक अहम चुनाव है, अभी शब्बीर साहब बोले हुए। अब तक अपन शायद मैं समझता हूं 10, 15, 20 चुनाव देख चुके हैं, पर ये चुनाव अलग मुद्दे से चल रहा है। कभी भी अगर चुनाव एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे चलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी जीते तो क्या करना चाहते, क्या करते, बीजेपी जीते तो क्या करना चाहते, क्या करते, और जीवन रेड्डी जीते तो क्या करना चाहते, क्या करते, बीजेपी उम्मीदवार जनाब अरविंद साहब जीते तो क्या करना चाहते, क्या करते, वो मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए। मगर अब क्या चल रहे, ये डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, दो मजहबों के बीच में नफरत पैदा करते। आप क्या करते, उन्हें बोल रहे मैं दो मजहबों के बीच में नफरत पैदा करता हूं। हम क्या बोल रहे, दो मजहबों के बीच में मोहब्बत पैदा करते बोल के हम बोल रहे। ये सोचिए दोनों पार्टियों का, दोनों कैंडिडेटों का क्या क्या रवैया है। उन्हें तो नफरत पैदा करना चाहते, हम मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, एक सेक्युलर जमात है, हम भाईचारा चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान मुल्क एक ऐसी मुल्क है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के खास जगह है, वो जगह है एक सेक्युलर ये मुल्क है, ऐसे कोई मुल्क नहीं है। ये एक सेक्युलर मुल्क है हिंदुस्तान। ये सेक्युलर मुल्क को अगर कोई तोड़ना चाहे तो ये नामुमकिन है, हम उसको तोड़ने नहीं देने के बोल के मैं बोला। ऐसा कुछ सियासत करने की कोशिश चल रहे, सियासत करने की कोशिश चल रहे, मगर ये मुल्क को अगर कोई तोड़ना चाहे तो हम नहीं तोड़ने देंगे बोल के भी हम बोलना चाहते हैं। इस्लामाबाद डेवलपमेंट के बारे में बात करो, हम बात करें तो 5 साल एमपी रह चुके हैं, मरकज में आपकी हुकूमत है। ये निजामाबाद शहर को जो है डेवलपमेंट करने में आप इसको स्मार्ट सिटी कैसे नहीं बना सके बोल मैं पूछना चाहता हूं। निजामाबाद सिटी को, बल्दिये को स्मार्ट सिटी बनाने की अपने हर हक है, हर हक है। एक कैबिनेट से बड़े बल्दिया है, ज्यादा आवाम है, आमदनी में भी बढ़कर है, सब है, फिर भी उसको स्मार्ट सिटी नहीं बना सके। कहीं नहीं बना सके, लीडर की बेकारी, क्या बोलते सब बेकारी मतलब क्या बोलते, उसको नाकामी। लीडर कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ ऐसा मिलते नहीं तो आप बोलते थे। लीडर की नाकामी है, सही है नहीं सर? हम ऐसी नाकामी नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपकी मेहरबानी से, आपकी मदद से अगर मैं पार्लियामेंट जीते तो निजामाबाद बल्दिये को स्मार्ट सिटी बनाता हूं बोल के मैं आज मैं वादा कर रहा हूं। ये जीवन रेड्डी है,
और एक बार बात बोले तो काम करके दिखाने वाला है जीवन रेड्डी है बोल के मैं बोलना चाहता हूं। हम ऐसे बातों से वक्त गुजारने वाले नहीं है, हम काम करने वाले हैं बोल के बोलना चाहता हूं। आज निजामाबाद कुछ हुआ बोले तो सिर्फ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कुछ डेवलपमेंट हुआ। ये निजामाबाद कुछ डेवलपमेंट हुआ बोले तो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट। ये आपका तेलंगाना यूनिवर्सिटी कब आया सर? जनाब शब्बीर अली साहब जब वज़ीर आला बनते क्या बोलते सब मिनिस्टर थे तो वजीर थे। जनाब डी श्रीनिवास साहब वजीर थे, जनाब डी श्रीनिवास साहब वजीर थे। मेडिकल कॉलेज कब आया सर? जनाब सुदर्शन रेड्डी वजीर थे। सही है नहीं सर? ये अलग रियासत होने के बाद तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस के दौर में निजामाबाद में अगर कुछ डेवलपमेंट करे बोले तो दिखाओ बोलो। 10 साल गुजरा सर, 10 साल गुजरा, 10 साल गुजरा। ये 10 साल में अगर आप निजामाबाद में कुछ करें तो दिखाओ बोलो यहाँ भी ये करे बोल के। तो मरतबा एक बार तो मोहतरमा कविता पार्लियामेंट में बन चुकी है, 5 साल उन्हें गुजरी। बाद में अपना अरविंद इन्हें आए बाप का नाम लेकर। सब लोग सोचे अरे मेरे बाप डी श्रीनिवास का बेटा है, डी श्रीनिवास बहुत खिदमत करने वाले हैं, निजामाबाद में बहुत खिदमत कर चुके हैं, सभी इन्हें भी कुछ करते होंगे बोल के कुछ लोग सोचे। पर क्या हुआ सर? अगर बेटा बोले तो बाप का नाम रोशन करता है, बेटा बोले क्या कर रहा? बाप का नाम रोशन कर रहा है। आप बोलो इन्हें बाप का नाम रोशन करे क्या? अरे जो बाप का नाम ही रोशन नहीं कर सके उन्हें अपने रोशन क्या करते सर? तो आज कुछ बोले तो अरे बात निकल तो बाप से बेटा अव्वल निकले, वो बात आना। बाप से बेटा अव्वल निकले बोल के आना, ये अव्वल क्या सब चवल निकले। यही है सर। मुझे अभी भी याद है सर, टी श्रीनिवास मेरा खास दोस्त है, हम दोनों मिलके एमएलए थे, हम सब लोग मिनिस्ट्री थे सर। उन्हें बोले हमारे जीवन, मुझे जीवन बोल के बोलते, मैं छोटा भाई कैसा, मैं उम्र में मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, उम्र में मेरे से 2-3 साल बड़े हैं। और भाई हमारे निजामाबाद में हम बढ़ रहे, ट्रैफिक की बढ़ रहे, हमको मुझे एक बाईपास रोड होना बोल के बोले। ये 2008 की बात बोल रहा हूं मैं, 2008 की बात बोल रहा हूं। जैसे डी श्रीनिवास में ईमेल आए, निजामाबाद की बल्दिया जो यहाँ के आबादी बढ़ रहे और इसी गाड़ियों की आप बढ़ रहे, मैं जब का जब 50 करोड़ मंजूरी थी तो 2008 की बात बोल रहा हूँ। 2008 में 50 करोड़ में तो आज क्या कीमत हो सकते सर? कम से कम 500 करोड़ तो होते ना सर, 500 करोड़ से ज्यादा होते। वही जो मैं 50 करोड़ मंजूरी कर रहा हूं वही रोड बन चुकी है, उससे ज्यादा एक कदम ही नहीं बने। मैं परसों बोधन जाते हुए अरे ये क्या है, ये क्या रोड है, क्या हो रहा है बोल के पूछा, अरे ये रिंग रोड है सब बन रहे बोल के बता। मैं जब याद आया अरे मैं एक जमाने में 2008 में जब डी श्रीनिवास मेरे ईमेल आए, मैं बाईपास रोड मंजूरी करा था, वो कहा था कि बोल के भाई वो इंजीनियरिंग चीफ हैदराबाद उससे पूछा, उन्हें पूरा दफ्तर में कहा नहीं सब 50 करोड़ है, ये जियो मैं आपको भिजा रहा हूँ, भिजा दी, जियो भिजा दी। फिर रिंग रोड क्या हो रहे सब बन रहे। कितने साल बनते सर? 2008 को आप बोलते 15 साल गुजर गए। 2008 को आपको कितने साल गुजर गए? 15 साल गुजर गए। वही 50 करोड़ का रोड बन चुके हैं, दिगर रोड चल रहे, बन रहे। मगर आज मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप सब लोगों की मेहरबानी से, अगर आप सब लोगों की बदौलत मदद से मैं पार्लियामेंट जीत चुके तो मैं ये रिंग रोड बनता हूं, मैं बोलना चाहता हूं। जो बोधन चाय नहीं वाले रहते, जिधर भी जाना चाहे अब अंदर आने की जरूरत नहीं रहती। कुछ काम की बात करो सर, नफरत की बात कहीं करते सर, नफरत की बात कहीं करते, कुछ काम की बात करो, अच्छी बात करो, भाईचारे की बात करो, भाईचारे की बात करो। इतनी कबाती बहनें आके बैठी चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन लोग रोजगार दिलवाना किसी पता नहीं है क्या?
यही मोदी साहब क्या बोले साहब 2014 में मैं हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देता हूं मुझे बोले ये नहीं सर। 10 साल गुजरा, साल को 2 करोड़ बोलते 10 साल में कितने होते 20 करोड़। क्या किसको मिले सर? चलो आपके ऊपर नफरत आपको नहीं दिए, हमको तो देना चाहिए था सर। आपके ऊपर नफरत है, नहीं देना चाहते। अगर आप सही भी हिंदू है तो, अगर आप हिंदू के ऊपर मोहब्बत रहे तो, अब हिंदू बेरोजगार को रोजगार दिलवाना आपकी जिम्मेदार है या नहीं बोल के मैं पूछना चाहता हूं मैं कि यही इस वजह से आप फिर हुकूमत में आना चाहते हैं क्या? और राहुल जी बोल रहे उन्हें करोड़ों की बात नहीं कर रहे, अगर हम हुकूमत में आए तो पहली साल 30 लाख नौकरियां भर्ती कर दूंगा क्या बोलते? उन्हें इनकी जैसे करोड़ की बात नहीं कर रहे, इनकी जैसा करोड़ की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस हुकूमत में आए तो 30 लाख खाली है, हमारी 30 लाख नौकरियां भर्ती कर दो मुझे बोलिए, हकीकत बात कर रहे हैं। आज रोजगार कहां से पा रहे सर? मस्कट, दुबई, बहरात, सिर्फ आप ही नहीं हम भी जा रहे हैं। अगर ये आज ये मस्कट, दुबई, बहरात, अरब नहीं रहे तो क्या यहां पे रोजगार मिल सकते थे क्या सर? अब देहात जाओ, कहीं भी जाओ, देहात कहीं भी जाओ, हर गांव में 10% हिंदू भाइयां बेरोजगार, यही अरब में, मस्कट, दुबई में रोजगार पा रहे हैं। सही है या नहीं? इसकी जिम्मेदार कौन है सर? आप नहीं है क्या? जिम्मेदार कौन है? आप नहीं है क्या? आप 10 साल से हुकूमत में हैं, यहाँ के बेरोजगार उन लोगों को यहाँ पे नौकरी दिलवाओ। अगर यहाँ पे आप नौकरी दिलवाए तो ये बेरोजगार नौजवान यहाँ पे बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं साहब। बीवी बच्चों को यहाँ पे छोड़कर रोजगार पेट भरने के वास्ते, बच्चों को पढ़ाने के वास्ते, लिखाने के वास्ते उन्हें बाहर जा रहे, बाहर मुल्क कहीं भी जाते सब। इसे जिम्मेदार कौन है? आप नहीं है क्या? अगर ये बात पूछे तो नफरत की बात करते, कोई ऐसी बात करते नफरत की बात करते। मैं आज की बात आपसे बोल रहा हूं साहब, यही हमारा जो मस्कट, दुबई, बहरान या इसी अरब कंट्री जाने से वाले कम से कम यहाँ पे 15 लाख रहते सर अपने तेलंगाना, 15 लाख। अगर एक 10,000 रुपए घर को भी जाए तो भी 15 लाख इंटू 10,000 कितने थे साहब? 1800 महीने को हिसाब करो, कंप्यूटर मारते हैं सर। 15 लाख इंटू 10,000, 15 लाख इंटू 10,000 महीने को 1800 करोड़ होते, नहीं 1500 करोड़ होते, 1500 करोड़ होते ना सर, 1500 करोड़ होते। 12 महीने को कितने होते? 18,000 करोड़ होते। 12 महीने को 18,000, 10 साल में कितने होते? 18,000 इंटू 10, 1,80,000, 1,80,000 करोड़। ये हमारा बेरोजगार नौजवान यहां से हिंदुस्तान, तेलंगाना रियासत से जो बाहर मुल्क जाके रोजगार पा रहे, वो हिंदुस्तान मुल्क को 1,80,000 करोड़ ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मारक द्रव्యం పంపిస్తున్న వాడుకునే हिंदुस्तान मुल्क को हमारे बेरोजगार नौजवान ये बाहर दुनिया, अरब कंट्री जाकर उनके रोजगार पा रहे, बीवी बच्चों को पा रहे, मुल्क को भी पा रहे, मुल्क को भी पा रहे। सही है नहीं सर? ये सोची की बात हो सकते नहीं हो सकते सर? यही बांग्लादेश मुल्क है सर। बांग्लादेश में अगर ऐसी कोई फॉरेन एक्सचेंज भी जाए तो फॉरेन एक्सचेंज मदद करे तो 2.5% उसको जो है प्रोत्साहन क्या बोलते हैं इंसेंटिव, 2.5% इंसेंटिव। बांग्लादेश अपने से गरीब मुल्क है, बांग्लादेश अपने से गरीब मुल्क है, उनके 2.5% जो है उन्हें इंसेंटिव दे रहे, मदद दे रहे। ये मुल्क क्या दे रहे सर? क्या यही है सर? फिर तुम हुकूमत करना चाहते? हम बोल रहे हैं सब इंशाअल्लाह कल के दिन कांग्रेस हुकूमत में आना चाहिए।
बेरोजगार नौजवानों को यहाँ बेरोजगार दिलवाना हम जिम्मेदार समझते। अगर कहीं बाहर गए तो भी उनकी यहाँ की बीवी बच्चे उनको जो भी सहूलत दिलवाना है हमारी फर्ज समझते। बच्चों की पढ़ाई, रेजिडेंशियल स्कूल, एक 5% रिजर्वेशन, उनके मुफ्त इलाज, अगर घर नहीं है तो घर मंजूरी, कल के दिन का अगर वापस आए तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुकूमत की तरफ से मदद देना चाहते हैं। अल्लाह नहीं चाहे अगर कोई गुजर गए तो उनके खानदान को मदद देने के वास्ते भी 5 लाख रुपए हम मदद करके बोले। अरे नहीं बेटा, कुछ अच्छे सोचो, कुछ अच्छे सोचो, भला ही सोचो। सियासत कह के वास्ते साथ हमें एमपी बनना चाहे तो कह को बनना नहीं, कुछ अच्छे काम बनने के वास्ते। अगर मैं अच्छे काम नहीं कर सके तो एमपी बनना बेकार है। मैं तो बोलता हूँ सर, अगर एमपी बने तो मेरे नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं शबीर साहब का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं महेश गौड़ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ, उन लोग मुझे पकड़ के फिर रहे, इन लोग टाइम देख ले, इन लोग मुझे पकड़े फिर रहे। अरे जीवन रेड्डी बुजुर्ग है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक इंसान है, उसको मदद करो मुझे बोल रहे। अगर सही भी अगर मैं नेक इंसान नहीं निकले तो किसको पकड़ते तुम लोग? यही तो उनको पकड़ते ना सर। ऐसे बेकार काम करने से नहीं जीतना बेहतर है। कहीं को मेरे नाम गवाना, उन लोगों के नाम गवाना सर। कुछ अच्छा सोचो सर, कुछ अच्छा सोचो। आज मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, रियासत में खिस्पे से अपना हुकूमत है, रियासत में खिस्पे से अपना हुकूमत है। या मैं जितने भी अपना खवातीन बहना बीईडी करके है सर। उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। कहे तो 10 साल से पोस्ट भर्ती नहीं कर रहे, सही है या नहीं सर? ये उर्दू मीडियम पोस्ट भर्ती करना हुकूमत की जिम्मेदार है या नहीं? मैं शबीर साहब से मैं मेरी दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं जो रिजर्वेशन कोटा है अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो तीसरी मर्तबा उसको रिजर्वेशन कर सकते। आंध्र में करे, एक बार नोटिफिकेशन दो, कैंडिडेट आए तो अच्छी चीज, दूसरी मर्तबा दो, आए तो अच्छी चीज, नए तो उसको रिजर्वेशन करता है। कानून ऐसा। उर्दू तो हर एक नहीं पढ़ सकते सर, आप लोग पढ़ते, हम लोग हमको खास दिलचस्पी नहीं रहते। जब बोझ खाली पड़ा हो रहे, पढ़ाई नहीं हो सक रहे, बेरोजगार बहना जो है उसको नौकरी नहीं है, कि इस वजह से तेलंगाना रियासत अलग बंद है क्या? ये जिम्मेदारी शबीर साहब के ऊपर है। मैं बोलना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, ये जिम्मेदार जो है शबीर साहब के ऊपर रखे। आप कल के दिन चुनाव की नोटिफिकेशन पूरा होने के बाद पहली नोटिफिकेशन देंगे, 1 महीने 2 महीने के अंदर दूसरा नोटिफिकेशन देंगे, तीसरी नोटिफिकेशन और 2 महीना, तीसरा और 2 महीना। चलो आने वाली साल तक जो है जितने भी खाली पोस्ट पड़ा हुआ है वो सब भर्ती करना जो है हमारी तेलंगाना रियासत की जिम्मेदारी में बोलना चाहता हूँ। ये ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। हमारे कवाती बहना घर बैठे बैठे बीड़ी बनाते सर, बीड़ी बनाने वालों पेंशन देना या नहीं देना सर? मैं पूछना चाहता हूं ये गुजरात प्राइम मिनिस्टर को, आप बीड़ी इंडस्ट्री को एक आमदनी सेगा बना ली, बीड़ी इंडस्ट्री को एक आमदनी सेगा बना ली है, आप ये खजाना भर्ती कर ले रहे, और बीड़ी बनाने वाले कवाती बहनों को आप कुछ दे रहे क्या? सिर्फ यही तेलंगाना रियासत कल केसीआर को दिया था, आज दे रहे तो सिर्फ वही रेवंत रेड्डी जी दे रहे, उनको बोलना चाहता हूं। अगर किसी को 2014 के बाद में प्रोविडेंट फंड कट होकर भी पेंशन नहीं आए तो उसकी जिम्मेदार हम है, उनको बोलना चाहता हूं। मैं केशव बेटी से बोल रहा हूं, यहाँ की जिम्मेदार कॉर्पोरेट से बोल रहा हूं, बबलू से, खुद्दू से बोल रहा हूं। अगर 2014 के बाद में भी पेंशन प्रोविडेंट फंड कट हुए तो अगर उनको पेंशन नहीं आए तो
उसको पेंशन दिलवाना हमारी जिम्मेदार है। घर घर फिरो, ऐसी लाओ हम दिलवा देंगे। हमारी बहनों साथ दो, साथ। शब्बीर साहब आ रहे, कुछ बोलते, आपको मदद करते, जीवन रेड्डी कुछ अच्छी बात बोलते। अरे अच्छी बात बोल रहा नहीं, काम करके दिखाना बोल के मैं बोलना चाहता हूं। मैं कल के दिन अगर यहाँ पे फिर रहा है तो जीवन रेड्डी की तारीफ होना चाहिए, या नहीं तो फिर बाहर से बाहर ही भी जाते। और मैं आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, निजामाबाद देने का है। मैं जब यहाँ पे आया हूँ, जब इतने मगर यहाँ की नेता लोगों में तो बोलना नहीं चाहता हूँ। 10 साल पहले काम हुआ, शब्बीर साहब के दौरे में काम हुआ, हमारे 2-3 श्रीनिवास के दौर में काम हुआ। मगर अब या ना टीआरएस के तौर पे या बीजेपी के तौर पे, अरे बाप का नाम रोशन करो बोल रहा हूं मैं, बाप का नाम रोशन करो बोल के बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं, इसका बाप का नाम मैं रोशन करता हूं। मैं इसका बाप का नाम मैं रोशन करता हूं। जो टी श्रीनिवास साहब जहां पे करना चाहते थे वो तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं टी श्रीनिवास साहब का नाम रोशन करूंगा बोल के मैं बोलना चाहता हूं। इंशाल्लाह ज्यादा वक्त लेते हो, ज्यादा वक्त लिया हो फिर भी